भाई जमाना आ चुका है जहां हर चीज पोर्टेबल बनती जा रही है, चाहे वो पोर्टेबल एसएसडीज हो, मैक मिनीज हो या इवन हैंडल्ड पीसीज। वैसे ही भाई अब पोर्टेबल मॉनिटर्स भी मार्केट में आ रहे हैं जो बिना एक्सटर्नल पावर सोर्स के ही भाई आपको एक एडिशनल हाई क्वालिटी डिस्प्ले दे सकते हैं, जिनमें से आज हम एक अनबॉक्स, टेस्ट और रिव्यू भी करने वाले हैं। तो ये है अर्ज़ोबा का 16.1 इंचेस का पोर्टेबल मॉनिटर। आज अपन इसी की बात करेंगे क्योंकि भाई हमने इसे अपने पीसी, PS5, फोन, मैक सबके साथ चला के देखा है, सो दैट आपको बता सके कि भाई क्या अच्छा है और क्या नहीं। सो अगर आप ऐसे कुछ खरीदने का सोच रहे हो देन भाई फुल रिव्यू आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। सो भाई शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो भाई मैंने ये यूनिट ना Amazon से ली थी और इसके दो मॉडल्स आते हैं, 60 हर्ट्ज और 144 हर्ट्ज। लेकिन मेरे लेने के टाइम भाई 144 हर्ट्ज वाला आउट ऑफ स्टॉक था, तो मुझे 60 हर्ट्ज वाली मंगाना पड़ा। इसकी कॉस्ट तो भाई वैसे 15,000 थी, बट मेरे को 1400 रुपीज का कूपन भी मिल गया था, तो भाई 13,600 रुपीज का ही मेरे को पड़ा ही है। बॉक्स के फ्रंट साइड में सिर्फ अर्ज़ोबा की ब्रांडिंग मिलती है और पूरे बॉक्स एक प्लास्टिक रैप में कवर्ड है। बैक साइड पर कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन मार्क्ड है, जैसे कि 1 साल की वारंटी के अलावा भाई इसके साथ लाइफ टाइम की कस्टमर सपोर्ट भी मिलेगी, और साथ ही भाई मैं 30 डेज में इसे रिटर्न या फिर एक्सचेंज भी कर सकता हूँ। तो ये अच्छा था। ओवरऑल बॉक्स का जो डिजाइन है वो काफी मिनिमल लगा। इसके साथ कोई ट्रैवल केस या फिर कवर तो नहीं मिलता, लेकिन जो बॉक्स है ना वो अपने आप में काफी स्लीक है। तो भाई फालतू के 1000-2000 किसी कवर पे लगाने से अच्छा इसे यूज करने के बाद इसी बॉक्स में रख देना, एंड चाहो तो भाई इसी में आप कहीं पे ले जा भी सकते हो। बढ़ते हैं आगे। तो भाई बॉक्स खोलते ही ना हमें मिल जाता है डिस्प्ले, जो भाई कुछ ज्यादा ही हल्का है। फिर एक यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड भी है अंदर, एंड मॉनिटर के अलावा भाई इसमें 3 केबल्स मिल जाती हैं, एक Type-C to Type-C, एक USB to Type-C और एक HDMI to mini HDMI। मतलब भाई मॉनिटर खरीदा है ना तो उसे हर चीज के साथ चलाओ। मोबाइल है, ये लो भाई Type-C, PC है, ये लो भाई HDMI, डॉक यूज करते हो तो ये लो भाई USB। तीनों ही केबल्स बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। अब शुरू करते हैं डिस्प्ले से, जो एक पूरी एल्यूमिनियम बिल्ड में आता है और इसका कलर भाई थोड़ा सा ना मैट डार्क ग्रे की तरफ है, जिसपे मैं पहले ही बता दूं कि भाई फिंगरप्रिंट्स बहुत ज्यादा लगते हैं। डिस्प्ले के फ्रंट पर बस एक सिंगल स्टिकर है जिस पर कनेक्शंस और 1080p FHD रेजोल्यूशन लिखा होता है। बेजल्स भी काफी पतले हैं, बस आंचेन थोड़ी मोटी है। इसकी थिकनेस लगभग भाई मेरे फोन जितनी है, जो अगेन इसकी पोर्टेबिलिटी बेहतर बनाता है। लेफ्ट साइड में हमें 3 बटन्स और एक स्पीकर ग्रिल और 3 पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इन 3 बटन्स में से भाई एक तो वॉल्यूम रॉकर है जो कि मेन्यू नेविगेट करने में भी काम आ जाता है, फिर एक पावर बटन है और एक OSD बटन। वैसे तो भाई प्लग इन करते ही डिस्प्ले ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है, लेकिन पावर बटन को दबाए रखकर ना डिस्प्ले ऑन ऑफ भी कर सकते हो आप। OSD बटन से ही हम मेन्यू एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें डिस्प्ले रिलेटेड सेटिंग्स जैसे कि ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, HDR ऑन ऑफ के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। फिर इन बटन्स के नीचे भाई 3 पोर्ट्स हैं, जिसमें 2 Type-C और एक मिनी HDMI का पोर्ट भी है। हम तीनों पोर्ट्स में एक साथ भाई 3 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं और मेन्यू की हेल्प से भाई हम तीनों के बीच में शिफ्ट भी कर सकते हैं। राइट साइड पे बस एक स्पीकर ग्रिल है, यानी कि स्टीरियो स्पीकर्स भी हैं इसमें। टॉप साइड पर कोई पोर्ट्स या फिर ग्रिल्स नहीं है, और हाँ नीचे सिर्फ 2 रबर फीट मिल जाते हैं ग्रिप के लिए। फाइनली आते हैं भाई इसकी बैक साइड पर, जहां हमें डिस्प्ले की बॉडी में एनग्रेव एक किक स्टैंड मिलता है, जिसकी मदद से भाई हम इसे कहीं पे भी रखकर चला सकते हैं, और ये भी मेटल का ही बना हुआ है और एक कंफर्टेबल डिग्री तक भाई इंक्लाइन हो जाता है। स्टैंड के पीछे एक मैग्नेट भी लगा हुआ है जो इसे चिपका के रखता है बॉडी से, और पुराना होने पर ना लूज भी नहीं होता ट्रेडिशनल हिंजेस के मुकाबले। तो भाई बिल्ड क्वालिटी तो एक नंबर है। स्पेसिफिकेशंस के नाम पर जैसा मैंने बताया कि भाई डिस्प्ले साइज के अलावा इसके 2 मॉडल्स आते हैं, एक 60 हर्ट्ज और एक 144 हर्ट्ज। दोनों के प्राइस में भी सिर्फ 1000 का ही फर्क होता है, बस अवेलेबिलिटी इशू की वजह से हमने 60 हर्ट्ज वाला मंगाया था। दोनों ही 1080p रेजोल्यूशन ऑफर करते हैं विद HDR सपोर्ट, लेकिन 144 हर्ट्ज वाले के साथ 106% का sRGB का सपोर्ट मिलता है और 60 हर्ट्ज वाले के साथ भाई सिर्फ 100% का। मैकबुक प्रो के रेटिना डिस्प्लेस भी भाई ऑलमोस्ट 100% sRGB ऑफर करते हैं, तो कलर ग्रेडिंग वाले कोई भी टास्क जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर वीडियो एडिटिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अनलाइक मैकबुक, इसमें एक एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले आता है जिसके व्यूइंग एंगल्स भी कंफर्टेबल हैं, और 16:9 के डिफॉल्ट एस्पेक्ट रेशियो के साथ किसी भी कनेक्टेड डिवाइस का डिस्प्ले सही से एडजस्ट कर लेता है। इसमें मल्टीपल डिस्प्ले मोड्स का भी सपोर्ट है, यानी कि भाई इसको सिर्फ स्क्रीन मिररिंग के लिए भी यूज करना है या फिर एक्स्ट्रा डिस्प्ले के लिए, दोनों ही इसमें पॉसिबल है। और सिर्फ 1.1 kg का वेट है, तो काफी अल्ट्रालाइट भी है, मतलब भाई सिर्फ 2 उंगलियों से भी मैं इसे उठा सकता हूँ। इसमें स्टीरियो स्पीकर्स भी आते हैं, लेकिन उनकी आवाज बहुत ही कम है। और बेस भी बिलो एवरेज ही है, मतलब मजा सा नहीं आता। इसके सपोर्टेड डिवाइसेस में लिस्टेड था भाई विंडो लैपटॉप्स, पीसीज, फोन्स, मैकबुक्स, मैक्स, PS5 और Xbox। तो अगर आप में से कोई सेकेंडरी मॉनिटर की जगह अपने मैक मिनी या फिर किसी गेमिंग कंसोल के प्राइमरी डिस्प्ले के लिए भाई इसे कंसिडर कर रहे हो, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। कनेक्टिविटी अच्छे से चेक करने के लिए ना मेरे पास जो भी डिवाइसेस थे वो सब कनेक्ट करके देख लिए मैंने। शुरू किया मैकबुक से, क्योंकि भाई उसमें डुअल डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, तो भाई बस Type-C to Type-C केबल का एक एंड डिस्प्ले में लगा दिया और दूसरा भाई मैकबुक में लगाया, और ऑटोमेटिकली
इसने एक अलग डेस्कटॉप होम क्रिएट कर लिया। लेकिन हाँ, प्रॉपर्ली यूज करने के लिए आपको मैक की डिस्प्ले सेटिंग्स में इसको प्लेस करना होगा जहाँ ये फिजिकली प्रेजेंट है। यानी अगर मेरे लेफ्ट में ये डिस्प्ले है तो मुझे भाई इसे इधर की तरफ ड्रैग करना पड़ेगा। और अब आप देख सकते हो कि भाई कर्सर मैं लेफ्ट में ले जाके मैकबुक से बाहर निकाल सकता हूँ और इस वाले डिस्प्ले पर आ जाता है वो, जहाँ मैं कोई भी नया टास्क शुरू कर सकता हूँ। फिर मैं इसे आईपैड से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, बट उसमें सिर्फ स्क्रीन मिररिंग का ही ऑप्शन है। फिर मैंने इसे कनेक्ट करके देखा अपने मोबाइल से, जो बाय चांस भाई सैमसंग का है, तो सैमसंग डेस्क का फीचर इसमें मिलता है, जिसे डिस्प्ले से कनेक्ट करके ना मुझे एक डेस्कटॉप वाला आउटपुट और एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है, ना कि फोन का वर्टिकल लेआउट। टाइप सी केबल से ही दोनों को कनेक्ट किया, जिसके बाद डिस्प्ले पर पीसी स्टाइल में फोन की यूआई आ गई और फोन का स्क्रीन भाई पूरा टच पैड बन गया। कीबोर्ड भी भाई फोन का यूज होगा, जिस पर हम ऑलमोस्ट सभी कुछ चला सकते हैं। फाइनली मैंने इसे अपने PS5 में भी लगाकर देखा, जिसमें HDMI से कनेक्टेड होने के बाद भी भाई डिस्प्ले ऑन ही नहीं हो रही थी। अब इसका रीजन ये है कि यार PS5 का HDMI पोर्ट ना सिर्फ डिस्प्ले आउटपुट देता है, ना कि पावर। तो पावर के लिए मैंने एक USB to टाइप सी केबल भी लगा दी और डिस्प्ले चालू हो गई। फिर अपना नॉर्मली प्लेस्टेशन जैसा ही एक्सपीरियंस मुझे देखने को मिला। तो ऐसे किसी भी डिवाइस जिसमें डिस्प्ले पोर्ट पावर सप्लाई नहीं करते, उसमें आपको एक और केबल से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। नोट करने वाली बात यह है कि भाई सभी कनेक्टेड डिवाइसेस की आवाज इस मॉनिटर से आ रही थी, लेकिन फोन के साथ कनेक्ट करके भाई फोन से आवाज आ रही थी। तो ये थोड़ा सा अजीब लगा मेरे को। भाई अब करते हैं वो काम जिसके लिए हमने इसे लिया था, यानी कि गेमिंग। लेकिन शुरू करने से पहले ही मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मेरे पास 60 हर्ट्ज वाला वर्जन है, तो गेम्स की स्मूथनेस भाई 60 FPS पर ही कैप्ड रहेगी। लेकिन 144 हर्ट्ज पर आप 120 या फिर उससे ज्यादा तक भी FPS पा सकते हो। मैं तो यहाँ टेस्ट कर रहा हूँ इसकी पोर्टेबिलिटी और एफिशिएंसी गेमिंग के दौरान। स्टार्ट PS5 से ही करते हैं और लगाते हैं भाई ब्लैक मिथ वुकोंग। देन भाई अगला टेस्ट करेंगे हम इस पे मोबाइल गेमिंग का, जिसके लिए मैंने अपने फोन से एक ब्लूटूथ कंट्रोलर कनेक्ट किया और फोन पर लगाया भाई wuthering waves। अब ये गेम ना नेटिवली कंट्रोलर सपोर्ट करता है, तो बिना किसी एडिशनल सेटिंग के ही भाई ये गेम इजीली चल गया। और भाई इतने बड़े डिस्प्ले पर तो यार इसे खेलने में अलग ही मजे आ रहे थे। फाइट्स, एक्सप्लोरेशन और ओवरऑल एक्सपीरियंस ही ऐसा होगा कि यार वापस फोन पर खेलने का मन ही नहीं करेगा। पीसी से कनेक्ट करके मैंने खेला मार्बल राइवल्स, जो एक्चुअल में सरप्राइजिंग था, क्योंकि यार मेरे अपने 2K डिस्प्ले की जगह इस 1080p पैनल पर खेलने में मुझे ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि भाई इसमें गेम देखने में बेटर लग रहा था एंड कोई लैग मिल ही नहीं रहा था। अब टेस्टिंग करने के बाद ना मैंने देखा कि यार इसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज है। लाइक इसमें कोई डाउट नहीं कि यार इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा प्रीमियम है, बिल्ड और यूसेज दोनों में। इसके हल्के वेट की वजह से मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि थोड़ा सा सेंसिटिव डिवाइस होगा ये, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो गिराओगे जोर से तो टूट सकता है या ठंड पड़ सकता है इसके एल्यूमिनियम फ्रेम में, लेकिन कैरी करने में या कहीं पे इसे सेटअप करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। स्टैंड भी मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, क्योंकि यार पहले तो वो बल्ज आउट नहीं करता बॉडी के वेट से, और खुलने के बाद भी यार उसके नीचे भी ना छोटा सा रबर पैड है ग्रिप के लिए, तो वो फिसलता भी नहीं है। फिर आजकल हर डिवाइस में टाइप सी पोर्ट आता ही है, तो उन सभी के साथ कनेक्ट करने में भी कोई इशू होगा नहीं। 100 और 106% sRGB के साथ भाई इसके डिस्प्लेज अच्छे से अच्छे और महंगे डिस्प्लेज को भी टक्कर दे देते हैं। फिर इसका मेन फीचर कि इसे भाई कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, जो बहुत ही यूजफुल लगा एक पोर्टेबल होने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज फिर हमें चार्ज करने की टेंशन नहीं लगेगी। लेकिन हाँ, फिर कनेक्टेड डिवाइस की बैटरी ही यूज करता है, और अगर आप प्लग्ड इन नहीं हो तो आपके फोन या फिर लैपटॉप की बैटरी बहुत जल्दी खत्म कर देगा ये। फिर इसमें सारे ही कंट्रोल्स और पोर्ट्स एक ही साइड में दिए गए हैं, जो कभी कभार इरिटेटिंग बन जाता है, क्योंकि अगर अपने लेफ्ट में इसको कोई लगाए ना तो तार सामने आएगी, पीछे से घुमा के तार लगाए तो उसकी फिर लेंथ कम पड़ जाती है और पास में करके रखना पड़ता है। स्पीकर्स भी यार इसके बहुत ही कम आवाज देते हैं, मतलब कोई मिड टू लो बजट वाला लैपटॉप जितना देते हैं। और दिक्कत यह है कि भाई कनेक्टेड डिवाइस का स्पीकर यूज ही नहीं होता, सिर्फ यही यूज होता है। तो या तो भाई अपने डिवाइस को आप एक्सटर्नल स्पीकर से कनेक्ट करो या फिर ईयरफोन्स लगा के यूज करो। बाकी हाँ, अगर आप आजकल आने वाले हैंडल्स जैसे कि ROG Ally वगैरह ओन करते हो तो आपके लिए परफेक्ट हो सकता है, बिकॉज फिर मल्टीटास्कर या फिर प्रोफेशनल्स भी भाई इसे यूज कर सकते हैं एंड इसमें प्रेजेंटेशंस भी अच्छे से दिखा सकते हैं। जो लोग स्टॉक्स के लिए स्क्रीन्स लेते हैं भाई उनके लिए भी ये सही है। तो अगर आपको इसे चेकआउट करना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। बाकी मैं होप करता हूँ कि भाई ये रिव्यू आपके लिए यूजफुल रहा हो, एंड अगर और भी गेमिंग डिवाइसेस भाई हमसे टेस्ट करवाना चाहते हो तो उसके लिए भाई कमेंट्स में बताते रहना। मैंने रिसेंटली वैसे बजट गेमिंग लैपटॉप भी रिव्यू करा था, जिसकी वीडियो आप लेफ्ट में चेकआउट कर सकते हो। और ब्लैक मिथ वुकोंग की PS5 की फिजिकल डिस्क भी भाई हाल ही में रिलीज हुई थी, जिसके डीलक्स एडिशन की अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन आप राइट वाली वीडियो में देख सकते हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो भाई लाइक कर दो, टेक फॉर गेमर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई टाटा बाय बाय।